वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हमको गैस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है। सो लेट अस सी कि बिहेवियर स्टडी करने के लिए क्या क्या इवोल्यूशन हुए थे। सबसे पहले एटॉमिक या माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में किसी ने जो बताया था वो थे जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने ही कहा था कि जो मैटर होते हैं कंपोज्ड ऑफ एटम, एटम से मिलकर बने होते हैं। डॉल्टन ने कहा था, इन्होंने ही एटॉमिक थ्योरी के बारे में या एटॉमिक थ्योरी दिया था। और एटॉमिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो कोई मैटर बनता है इट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी नंबर ऑफ एटम्स। और जब ये पास पास आते हैं एटम्स, जब कुछ डिफरेंस में या कुछ डिस्टेंस पर ये रहते हैं तो दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। दो एटम्स अगर इस तरीके से होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब और पास लाया जाता है और एक दूसरे से बाइंड किया जाता है तो दे आर रिपल ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये था एटॉमिक हाइपोथेसिस या एटॉमिक थ्योरी। और ये जो एटॉमिक थ्योरी था उस टाइम के लिए बहुत बड़ा इन्वेंशन था, क्योंकि इस लेवल तक के लिए या एटॉमिक लेवल पर किसी ने बात ही नहीं किया था इससे पहले। जॉन डॉल्टन ही पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने एटम्स के बारे में बताया कि जितने भी यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं वो कंसिस्ट करते हैं एटम से मिलके बने होते हैं। इसलिए उस टाइम के लिए बहुत बड़ा डिस्कवरी था। इसलिए एक साइंटिस्ट थे रिचर्ड फाइमन, उन्होंने ये भी कह दिया था कि इस एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि अगर अभी तक जितने भी इन्वेंशन या डिस्कवरीज हुए हैं, साइंटिफिक नॉलेजेस अभी तक जितना गैन किया गया है, अगर वो किसी डिसास्टर के कारण अगर कहीं लॉस्ट भी हो जाता है तो वो इस एटॉमिक थ्योरी को नेक्स्ट जनरेशन को पास करना चाहेंगे, क्योंकि यहीं से ही जो मैटर का कॉन्सेप्ट है या जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे इस एटम से ही आएंगे। या हम किसी चीज का बिहेवियर या किसी प्रॉपर्टीज का स्टडी करना चाहते हैं तो इस एटॉमिक लेवल पर जाके हम कर सकते हैं। सो ये एटॉमिक लेवल जो डॉल्टन ने कहा था कि जब पास पास आते हैं तो कुछ डिस्टेंस पर होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब हम और करीब ले जाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं। डॉल्टन ने ये भी कहा था कि अगर कोई एलिमेंट ए है और कोई एलिमेंट बी है तो इसके एटम से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मीन्स इस एटम बी से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और अगर ये दोनों मिलके कंपाउंड क्रिएट करते हैं, ए प्लस बी एक कंपाउंड क्रिएट करते हैं, तो ये जो ए का एटम है और बी का एटम है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे कंपाउंड क्रिएट करने के लिए। तो ये था डॉल्टन का कॉन्सेप्ट। और इसके बारे में, इस मैटर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करने के लिए बॉयल्स ने चार्ल्स ने और एवोगैड्रो, इन्होंने भी अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे। इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो डॉल्टन थे उन्होंने एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। उसी को एवोगैड्रो ने एक्सप्लेन किया कि अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर स्टेट पर कोई दो अलग अलग एलिमेंट्स या दो अलग अलग मैटर रखे हुए हैं, सो तो नंबर ऑफ एटम्स उसमें या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे या कांस्टेंट होंगे। फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, अगर प्रेशर और टेम्परेचर हम डेफिनेट रखते हैं तो अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स रखते हैं हैविंग सेम वॉल्यूम तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। क्योंकि डॉल्टन ने ये कहा था कि उसके एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन एवोगैड्रो ने क्या कहा कि उसमें जितने भी पार्टिकल्स पाए जाएंगे सेम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में, सो दोनों में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे या सेम होंगे। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रो। तो इस तरीके से इसके बिहेवियर में डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया, स्टडी किया गया।
और इसमें बॉयल्स का, चार्ल्स का, इनका भी कुछ कुछ बिहेवियर पर इन्होंने रिसर्च किया। लेकिन ये जो एटॉमिक लेवल है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं या एटम से मिलके बनते हैं, सिर्फ एक एटम को स्टडी करके इसके बिहेवियर के बारे में नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस 3 स्टेट में होते हैं। कोई भी मैटर 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन तीनों स्टेट पर अगर हम देखते हैं कि सॉलिड पर जो मॉलिक्यूल्स होते जो एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, एक दूसरे से बाउंड होते हैं। रिलेटिव मोशन नेग्लिजिबल या लगभग नहीं होता है। लिक्विड में रिलेटिव मोशन होता है एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के रिलेटिव क्या पोजीशन में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और गैसेस स्टेट में ये बहुत दूर एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ये जो स्टडी बॉयल्स ने, चार्ल्स ने किया था, इन्होंने एटॉमिक लेवल पर इसका स्टडी करना चाहा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन एटॉमिक लेवल पर ना होके मॉलिक्यूलर लेवल पर हमको मिलता है। क्यों? क्योंकि जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन करते हैं, इसके कारण उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या अकॉर्डिंग टू हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था कि एक दूसरे से रिलेटेड जब दूर डिस्टेंस में रहते हैं तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड करते हैं। तो इस तरीके से जो बिहेवियर इसका मिला था वो मॉलिक्यूलर लेवल पर मिला था। इसलिए जो काइनेटिक थ्योरी है, या बोल सकते हैं कि जो बिहेवियर ऑफ गैस है, बिहेवियर ऑफ मैटर है, उसको हमको स्टडी करने के लिए इसके काइनेटिक थ्योरी को स्टडी करना पड़ा। काइनेटिक थ्योरी मींस एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन के कारण इसमें कौन से प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड कर रहा है, रिलेटिव मोशन के कारण इसमें कौन से प्रॉपर्टीज आ रहा है। तो इस तरीके से हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू या काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के थ्रू, अब हम बोलेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्यों कहा जा रहा है, ऑफ गैस, क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पर रिलेटिव मोशन सॉलिड में नेग्लिजिबल है या नहीं है, क्योंकि सॉलिड एक कंपैक्ट पैक्ड होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है, और उसमें एटम्स का एक दूसरे से रिलेटिव मोशन नहीं होता है। लिक्विड में भी रिलेटिव मोशन होता है, और इन कंपैरिजन टू गैस बहुत कम होता है। तो हम जो अभी जो बिहेवियर जो स्टडी करेंगे वो गैसेस का होगा, क्योंकि जो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जो एटम्स में सॉलिड्स में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है वो अबाउट 1 फर्मी के आसपास होता है, या 1 फर्मी नहीं, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। लिक्विड में ये अबाउट 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, और गैसेस में लगभग 1000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। देख सकते हैं कि दो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो गैसेस में कितना होता है। हमको स्टडी करना है बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैस का बिहेवियर स्टडी करना है। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, या काइनेटिक थ्योरी हम जब किसी मैटर का स्टडी करते हैं तो उन्होंने क्या क्या हमको एक्सप्लेन करके दिया। इन्होंने मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी में अगर हम सिर्फ मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं, एटॉमिक स्टडी करते हैं, सिर्फ बिहेवियर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं, एटम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इट कैनॉट एक्सप्लेन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम ले रहे हैं, गैस का सिस्टम ले रहे हैं, तो उसके प्रेशर के बिहेवियर के बारे में हमको स्टडी करना है, टेम्परेचर के बारे में स्टडी करना है। तो सिर्फ हम एक मॉलिक्यूल, एक एटम को लेके हम उसका बिहेवियर हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए काइनेटिक थ्योरी ने क्या किया, एक पूरे 2 एटम्स या 2 से बहुत सारे जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन के कारण किस तरीके से मोशन कर रहे हैं, इनके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको स्टडी किया गया। इसलिए इसको काइनेटिक थ्योरी कहा जाता है। और इन्होंने मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया, मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन विथ
प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और प्रेशर में इसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, और कंसिस्टेंट विद द गैस लॉ एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। बॉयल्स लॉ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू इन्होंने बिहेवियर के बारे में बताया था किसी गैस का, उसको भी ये सेटिस्फाई करता है। एवोगैड्रो ने जो कॉन्सेप्ट दिया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट, उसको भी ये सेटिस्फाई करता है। और ऑल्सो करेक्टली एक्सप्लेन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, उसको भी ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है कि काइनेटिक थ्योरी में जो मॉलिक्यूलर का बिहेवियर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कुछ एटम्स को मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। एटम्स, बहुत सारे जब एटम्स इस तरीके से कंपोज होंगे, बहुत सारे एटम्स, सो ये मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो इन कंपैक्टली जितने भी एटम्स हैं मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उनका बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। एंड ऑल्सो रिलेट द मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, कंडक्शन, इंडक्शन, ये जितने जो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर साइज, इन सब का बिहेवियर या इन सब का पैरामीटर्स स्टडी हम इस काइनेटिक थ्योरी में कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी स्टडीड इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नाउ हम देखते हैं कि जब एटम्स होते हैं, लाइक हम पर्टिकुलर गैस के लिए ले लेते हैं, तो ये कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 1000 एंगस्ट्रॉम इनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है। अगर हम इसको इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में अगर कोई गैस को छोड़ देते हैं तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ये सभी पूरे एनवायरनमेंट में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, डिफ्यूजन हो जाता है, ये दूर दूर चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स में या गैस एटम के बीच में एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस होता है थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होता है। इसके वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए, क्योंकि डाल्टन ने क्या कहा था कि दो एटम्स जब एक दूसरे के पास आते हैं, कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन जैसे और पास लाते हैं और एक दूसरे पर स्क्वीज करने लगते हैं, मींस एक दूसरे पर प्रेशराइज करने लगते हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। सो यहाँ पर हम अगर गैस की बात करें तो डिफरेंट, थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। इट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होना चाहिए वो नेग्लिजिबल होगा। इनके गैस मॉलिक्यूल्स या गैस एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो नेग्लिजिबल होगा। सो हम यहाँ देखते हैं कि ये रैंडमली कहीं भी मोशन करने लगते हैं। मोशन करेंगे तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा, क्योंकि ये मोशन इस तरीके से कर रहा है, तो कहीं थोड़ा सा मूव करेगा तो हो सकता है सामने कोई दूसरा एटम हो, जाके उसमें टकरा जाएगा। इट मीन्स कोलिजन्स के चांसेस होंगे। सो ये अपने आसपास के फ्री एरिया में जितना भी मोशन करता है विदाउट एनी कोलिजन, दिस मोशन इज नोन एज फ्री मीन या मीन फ्री पाथ। अपने आसपास के डिस्टेंस में वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा विदाउट एनी कोलिजन, दैट डिस्टेंस इज नोन एज मीन फ्री पाथ। मीन्स मान लेते हैं कि ये इस तरीके से एटम्स हैं और ये इतना मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में इतना मूव कर रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ। मीन इसलिए लगाया गया है क्योंकि सभी एटम्स का जो पाथ है, फ्री पाथ है, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो पाथ, फ्री पाथ होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, जो कि गैस मॉलिक्यूल्स में या गैस एटम्स में ज़्यादा होगा, लिक्विड में कंपैरेटिवली कम होगा और सॉलिड में नेग्लिजिबल होगा। सो दिस इज
द मीन फ्री पाथ, इसमें हम देखते हैं कि अब बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में बॉयल्स ने, चार्ल्स ने क्या बताया था। लेट अस सी बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स ने ये बताया कि अगर हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लेते हैं, लेट अस सी, पहले हम आइडियल गैस क्या होता है ये देख लेते हैं। आइडियल गैस इज द गैस विच ओबेज द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सब लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ, इन तीनों लॉज को जो एग्जैक्टली फॉलो करता है, दिस गैस इज नोन एज आइडियल गैस। एंड आइडियल गैस का अगर हम बिहेवियर देखते हैं या उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, सो आइडियल गैस में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो नेग्लिजिबल होता है या जीरो होता है। इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, फोर्स इज नेग्लिजिबल या इज जीरो कंसिडर करते हैं। सेकंड, जो इसका जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैसेस है, पॉइंट मास, अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स को लेते हैं या एटम्स को लेते हैं तो इट इज अ पॉइंट मास। पॉइंट मास मीन्स विदाउट डायमेंशन, हैविंग नो डायमेंशन, विदाउट या विथ नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो दिस इज द आइडियल गैस। और ये एक हाइपोथेटिकल है, इट मीन्स जो हम नेचर में कोई भी गैस मिलता है, डू नॉट एग्जैक्टली फॉलो द दीज 3 लॉज, मीन्स हमको नेचर में आइडियल गैस हमको कहीं नहीं मिलता है। सो दिस इज द आइडियल गैस। और देखते हैं कि अब बॉयल्स लॉ क्या होता है जिसको फॉलो करके कोई भी गैस आइडियल गैस कंसिडर किया जा सकता है। सो बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of gas is inversely proportional to pressure of that gas बॉयल्स लॉ ने कहा था कि अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम उसके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, सो उसके साथ में इनवर्सली चेंज हुआ क्या, उसका वॉल्यूम या प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P को हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारा फॉर एग्जांपल हम गुब्बारा को ही ले लेते हैं। अगर गुब्बारा को हम सभी तरफ से, गुब्बारे से ही एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज अ बैलून, अगर हम इसको सभी तरफ से प्रेशराइज करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली, तो क्या होगा कि इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यही चीज और हम यहाँ पर एक चीज रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करने देना है या इंक्रीज नहीं होने देना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखना है। सो P जब इंक्रीज होगा, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। सो यहां से हम एक कांस्टेंट लगा सकते हैं। अगर A कांस्टेंट लगा देंगे तो
P इज इक्वल टू A अपॉन V, या पी वी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा अगर ये कांस्टेंट है तो। सो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और हम जब किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम जब किसी स्टेट को डिफाइन करते थे, सो पीवी डायग्राम से करते थे कि इस किस तरीके से स्टेट में चेंज हो रहा है। सो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर हमको पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट मिल रहा है। सो बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम पीवी डायग्राम में इसके ग्राफ को शो करते हैं, पी और वी के बिहेवियर को स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो इस तरीके से हमको ग्राफ मिलता है। इट इज अ कर्व बिटवीन P एंड V। P के साथ में, क्योंकि P को अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं विथ इंक्रीज इन विथ डिक्रीज इन P देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, और अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। इट मीन्स PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू हमको कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगा। और दिस इज बॉयल्स लॉ। अगर एक स्टेट पर P1 V1 है, सो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो अगर ये दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, प्रेशर P1 से P2 हो जाता है और वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है, सो इट विल आल्सो बी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर हमको कितना प्रेशर लगाएं कि उसका वॉल्यूम डबल हो जाए, कितना प्रेशर लगाएं कि उसका वॉल्यूम आधा हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पर हम बिहेवियर देख रहे हैं कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। इट मीन्स अगर हम प्रेशर को डबल कर देते हैं, मान लेते हैं P1 इज इक्वल टू जितना है उसका जस्ट डबल कर देंगे, 2P कर देंगे, सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V/2 हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको वैल्यू हमको कांस्टेंट मिल रही, दोनों का मल्टीपल। सो यहाँ से प्रेशर को अगर हम डबल करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो जस्ट हाफ हो जाता है। फिर से अगर ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द बॉयल्स लॉ। उन्होंने ये बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। P1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P2 V2 अपॉन V1, जहां पर P1 और V1 क्या है, इसका इनिशियल स्टेट पर है या इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम है, और P2 V2 फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम है। दिस इज द बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, इसमें बॉयल्स लॉ में हमने क्या कांस्टेंट रखा था, टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, इट कांस्टेंट प्रेशर दिया था। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इन्होंने कहा कि अगर हम किसी गैस सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, सो देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ a gas is inversely proportional to change in temperature। या चेंज ना भी करें तो भी, क्योंकि वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली, इट्स माय मिस्टेक, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। प्रेशर को कांस्टेंट रखा है चार्ल्स लॉ में, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रखने पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
temperature provided P is constant, P को हमने कांस्टेंट रखा है। यहाँ पर V को इंक्रीज करते जाएंगे। अगर ये फिर से हम बैलून ले लेते हैं, ये बैलून हो गया, इस तरीके का ही आता है बैलून। हाँ, सो हम यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। कैसे वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे? विदाउट इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर को हमको कांस्टेंट रखना है। हम इस पर हवा भरते जा रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने से इसके टेम्परेचर है ये इंक्रीज होते जाता है। वॉल्यूम विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। सो यहाँ पर हमको कैसा बिहेवियर मिल रहा है? V इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसको टीवी ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं, this is temperature and this is volume, so linearly V is directly proportional to T। अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें, V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, या हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सो V इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू T, या V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरीके से। तो V अपॉन T विल बी कांस्टेंट, और ये जो शो बिहेवियर शो करेगा विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो हमको ये एक किस तरीके से ग्राफ मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिलेगा अलग अलग प्रेशर पे, T1, T2, T3, सॉरी P1, P2, P3, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर प्रेशर पर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का बिहेवियर, किसी गैसेस सिस्टम का वॉल्यूम और टेम्परेचर का चेंज देखेंगे तो हमको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। दिस इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के बिहेवियर के बारे में बताया था। नाउ लेट अस सी वन मोर लॉ। दिस इज Gay-Lussac लॉ। इन्होंने बिहेवियर बताया था किसी गैसेस सिस्टम का एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Gay-Lussac लॉ, इसमें वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। बॉयल्स लॉ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, Gay-Lussac law volume is constant. At constant volume we can अब यहाँ पर हमको प्रेशर कांस्टेंट रखने पर किसका बिहेवियर नोट करना है? प्रेशर एंड टेम्परेचर का। सो प्रेशर ऑफ अ गैस इज directly proportional to the temperature of gas, P directly proportional to T, और इसको हम P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले चार्ल्स लॉ में देखा था। सो दिस विल बी द Gay-Lussac लॉ। ये हमारे 3 लॉस हो गए, जिसमें बॉयल्स लॉ में सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा, चार्ल्स लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Gay-Lussac लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने इन 2 का ग्राफ बताया था, थर्ड की ग्राफ हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी लीनियरली होगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बोल रहा है, विथ इंक्रीज इन प्रेशर टेम्परेचर विल इंक्रीज, सो इसका भी लीनियरली ग्राफ होगा। सो दिस इज द 3 लॉस विच अगर ऐसे इन तीनों लॉस को अगर कोई गैस सेटिस्फाई करता है, सो दिस
गैस इज नोन एज आइडियल गैस। ये तीनों लॉज को जो गैस फॉलो करेगा वो गैस आइडियल गैस कहलाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ऑनलाइन क्लास। नेक्स्ट में हम इसके आगे बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस के बारे में देखेंगे, और हमारा जो स्टेट ऑफ इक्वेशन आया था, स्टेट इक्वेशन जो मिलता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तो नंबर ऑफ मोल हो गया। 1 मोल के लिए अगर पी वी इज इक्वल टू आर टी मिलेगा, सो ये कैसे इन लॉस के थ्रू हम उसको डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। कीप स्टडिंग। थैंक यू वन एंड ऑल।